नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया क्या आपको बता रहा है कि एक बड़े नेता को भी यानी बड़े विपक्ष के नेता को भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी धरने पर बैठना पड़ा। कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखी होगी। क्या आपको पता है कि स्कूल ठीक करवाने के लिए जहां कहीं भी कोई जा रहा है तो उसके साथ मार पिटाई की जा रही है? क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता होगा, नहीं कोई चर्चा की जा रही होगी। क्योंकि यदि स्कूल ठीक कराने पर यदि कोई चर्चा की जाएगी या कवरेज की जाएगी तो पता लगेगा कि आपके मन में सवाल पैदा होंगे। मीडिया सिर्फ उन खबरों को दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल रहे। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जिससे आपके मन में सवाल पैदा हो? दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शनकारी छात्र साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज आखिरकार की है। हालांकि मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया। छात्र का आरोप है कि पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई। राहुल गांधी केस दर्ज कराने के लिए आज दोपहर करीब 12:30 बजे संसद मार्ग में धरना दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती वह हटेंगे नहीं। इसके बाद 5:30 बजे पुलिस ने एफआईआर लिखना शुरू किया था। 5 घंटे, जी हां 5 घंटे बैठने के बाद यदि विपक्ष के नेता की एफआईआर दर्ज होती है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आम आदमी के साथ तो एफआईआर दर्ज करने में कितनी बड़ी परेशानी आती होगी। राहुल गांधी ने साहिल को लगे छर्रे दिखाकर कहा था कि पैलेट गन चलने के सबूत हैं। ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है? पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं। राहुल के साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद थे। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र साहिल घायल हो गए थे। आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, कहीं पर भी कोई मास्टर स्ट्रोक जैसी कोई खबर नहीं। कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका और उसके साथियों पर जयपुर में हमला हुआ है। राका आज 10 बजे सीतापुर राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर वहां से खदेड़ दिया। ग्रामीण तो पीटकर खदेड़ ही नहीं सकते क्योंकि ग्रामीणों के बच्चे जहां पढ़ते हैं उन स्कूलों के हालात कैसे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। जर्जर भवन गिरने से कई बच्चों की हादसे में मृत्यु हुई है। कहीं टीचर्स नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो इसलिए ग्रामीणों ने नहीं तो उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। राका के साथ मौजूद महिला समर्थकों पर गांव की महिलाओं ने मिट्टी फेंकी। राका ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमले में गाड़ियों के शीशे और मोबाइल तोड़े गए। एक महिला से मारपीट हुई है और उनकी शर्ट फाड़ दी गई है। टीम के एक सदस्य का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। राका ने कहा कि आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमलावरों की गिरफ्तारी हो और स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और दिलावर के इस्तीफे की मांग करेंगे। वहीं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा अगर अगले 48 घंटों में स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम नहीं किया जाता है। आपको कितनी खबर देखी होगी, अगर खबर भी देखी होगी तो नेगेटिविटी के साथ कि स्कूल में क्यों घुस सकता है, स्कूल में किस तरह की वीडियो बना सकता है, इस तरह की खबर दिखाने पर आपके मन में नेगेटिविटी आएगी। जबकि वह आपके बच्चों के जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ शौचालय है या नहीं है, टीचर्स है या नहीं है, जर्जर भवन है या नहीं है, उसके लिए वह काम करने जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उनका विरोध करें और अगर लगता है कि उन्होंने सही मांगे उठाई है, जायज़ मांगे उठाई है तो उनका समर्थन करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका जल्दी हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करना जरूरी था। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ईरान की ओर से फिर ऐसा खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका फिर से कड़े कदम उठाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र
और चंपत राय के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। मीडिया पर कहीं पर भी आपको कोई खबर नहीं दिखेगी कि दोनों के बीच तनातनी है। शुक्रवार यानी आज चंपत राय के मनमानी के आरोपों पर अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा पत्र नहीं देखा, जब तक पत्र नहीं देख लूंगा तब तक यही कहूंगा कि मीडिया की मनगढ़ंत गाथा होगी। मीडिया किस तरह से मनगढ़ंत गाथा कहता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग सिर्फ विवाद पैदा करना चाहते हैं। ये मीडिया को पहले भी सोच में आना चाहिए कि विवाद पैदा करना चाहते हैं या विवाद सुलझाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं। हो सकता है कि 9 पन्नों का लेटर हो, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने चंपत राय इस तरह की आलोचना नहीं की होगी। दरअसल चंपत राय का गुरुवार को 9 पन्नों का पत्र वायरल हुआ था। पत्र में 18 अगस्त की तारीख पड़ी थी। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की भूमिका को लेकर कई दावे किए। साथ ही मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा था कि नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण समिति अपने पसंद के लोगों को शामिल किया गया। कहीं पर भी कोई सवाल जवाब नहीं, दोनों चंपत राय के बारे में, नहीं कोई नृपेंद्र मिश्र के बारे में। तो आप जानते हैं क्यों नहीं मीडिया ने किया, क्योंकि उससे आपके मन में सवाल पैदा होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सीएमओ के अनुसार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाला तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लीयरेंस देने से इनकार किया है। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में है। उन्हें अमेरिका के बोस्टन जाना था और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटना था, लेकिन अब वे 23 अगस्त को सीधे हैदराबाद लौटेंगे। जबरदस्त तरीके राजनीति, जबरदस्त तरीके का इस तरह का माहौल आपने पिछले कई समय से नहीं देखा होगा। हालांकि सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका बिना वहां के संस्थानों के साथ सभी एमओयू और साझेदारी समझौते पूरे करने के निर्देश दिए हैं। शराबबंदी, जी हां, गुजरात में शराबबंदी है, फिर भी शराब कैसे पहुंच जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शराबबंदी वाले गुजरात में नकली शराब से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं शुक्रवार को सूरत में रहने वाले संजय सिंह डोडिया नाम के एक युवक को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इस युवक ने भी 16 अगस्त की रात को भावनगर में शराब पार्टी की थी। आपने क्या मीडिया पर कहीं कोई चर्चा देखी? मीडिया पे कहीं कोई चर्चा देखी, कवरेज देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि कवरेज होगी, चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होगा कि शराबबंदी वाले गुजरात में शराब कैसे पहुंची। इसीलिए मीडिया आपको उन खबरों को दिखाता है जिसके आपके दिमाग में, मन में खून उबाल करता रहे। शराब पीने के बाद कोई सूरत लौट आया था। सुबह तक उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी। उसे सूरत के आईएनएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। संजय पिछले 3 दिनों से वेंटिलेटर पर था। गुरुवार की रात संजय को हार्ट अटैक आया और आज सुबह उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। भावनगर में अब भी 25 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। इनमें 5 की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, लेकिन मीडिया से पूरी तरीके से खबरें गायब। क्या आपको पता है कि जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत बेरोजगार रहे और कितने प्रतिशत को रोजगार मिला? कहीं से भी कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि खबर होगी तो आपके बच्चे के बारे में विचार होगा या पड़ोसी के बच्चे के बारे में विचार होगा। मीडिया ने बिल्कुल आपको उन सब खबरों को दूर ले जाकर रख दिया है। भारत में पहले से कहीं अधिक ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की नई रिपोर्ट से पता चलता है कि देश ग्रेजुएशन के बल पर रोजगार देने की दिशा में पूरी तरह से सफल नहीं है। मीडिया भी सफल नहीं है, क्योंकि मीडिया जानता है कि इन खबरों से आपको बच्चों की बेरोजगारी की याद आएगी। इसलिए मीडिया चाहता ही नहीं कि आपको इस खबरों की याद आए। 18 अगस्त को नीति आयोग द्वारा प्रकाशित पेपर के अनुसार सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को रोजगार मिला है। जी हाँ, 93% बेरोजगार है ग्रेजुएट आदमी। कहीं से भी किसी को शर्म नाम की चीज नहीं, किसी को भी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। इस पेपर के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। रिपोर्ट का फोकस 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के स्किलिंग, रोजगार और शिक्षा के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही जारी किए गए डेटा से ये सवाल उठता है कि उन करोड़ों युवाओं का क्या होगा जो अपने सालों साल की मेहनत डिग्री पाने में लगा देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि ये पढ़ाई उनकी नौकरी की राह आसान करेगी या नहीं। भारत की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको कहीं पर भी कोई खबर है? नहीं होगी। क्या आपको पता है कि भारत देश की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय कितनी है और हमारे देश से कौन कौन आगे है? मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें, यहाँ तक कि आप खुद से भी उम्मीद ना करें, क्योंकि आप इन सवालों का जवाब लेंगे या क्योंकि आप भी इस तरह से आ चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं कि आपको अब इन खबरों से
कोई सरोकार नहीं है, कहीं भी कोई मतलब नहीं है। भारत की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय के डेटा पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि वो भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाएंगे, लेकिन आज भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी पीछे क्यों हो गई है। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय $2800 है, जबकि बांग्लादेश की $2900 है। शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि अब आपको भी ऐसी खबरें भ्रमित नहीं करती या ऐसी खबरें उत्साहित नहीं करती, क्योंकि मीडिया पर आपको दिन रात किन खबरों को दिखाया जाता है बताने की आवश्यकता नहीं है। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।